तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए अपने अगले चैप्टर नंबर 17 के साथ, जिसका नाम है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। और ये NIS क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17 है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और उन्होंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद इंडिया पे आर्थिक प्रभाव किस तरह से पड़ा पूरे उपनिवेशवाद काल का, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें एक वर्ड आ रहा है उपनिवेशवाद। इसका मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर ले किसी भी तरह से, चाहे वो वहाँ की आर्थिक कंट्रोल कर ले, चाहे वहाँ की राजनीतिक क्रिया को कंट्रोल कर ले। इस किसी भी तरह के कंट्रोल को उपनिवेशवाद कहते हैं। कि अगर जैसे ब्रिटेन का कब यहाँ पर वो था, ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे कंट्रोल था, उनका आर्थिक भी कंट्रोल था कि वहाँ यहाँ के पैसे को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी चीज, यहाँ पे उनका राजनीतिक कंट्रोल भी हो गया था बंगाल में प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के जीतने के बाद। तो उन्होंने यहाँ पे किस तरह से आर्थिक प्रभाव पड़ा उसका, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कि इसको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। ये बुक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण 3 होते हैं। कि उन्होंने इंडिया को जिस भी तरह से उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ को लूटा, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चरण जिसको कहते हैं वाणिज्यवाद, ये चला था 1757 यानी कि प्लासी युद्ध के बाद से 1818 यानी कि चार्टर एक्ट के पास, चार्टर एक्ट तक। फिर जब चार्टर एक्ट आया तो वहां से दूसरा चरण चल गया हमारा, और वो चला अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1557 तक, 1857 तक सॉरी। और जो तीसरा चरण चला वो चला 1858 से लेकर के और अब तक, ये जो 1947 यानी कि आजादी तक चला था। तो इसके अंदर क्या आता है? वो सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण में क्या हुआ था? सारी बात ये थी कि लूटपाट हुई थी प्रथम चरण में। कि इंग्लैंड लोगों ने कंट्रोल किया था यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने, और सारा का सारा जितना भी यहाँ का धन था वो उसको कोशिश करते थे कि वहां ले जाने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करी कि बाजार में अपनी कंट्रोल करे, कि एक अधिकार करे कि सिर्फ हम ही यहाँ पे सामान बेच सकते हैं। इस तरह का उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी बाजार में। तो वो उन्होंने किस तरह से किया? तो भारत के जो मुख्य उद्योग थे, पहले तो शिल्प उद्योग जो थे, जितने भी शिल्प का काम करते थे, उन सारे उद्योगों को उन्होंने ठप कर दिया। जैसे कि कपड़ा बनाना वगैरह हो गया, तो उन सारे उद्योगों को उन्होंने ठप कर दिया। दूसरा, जो हस्तकलाई थी यानी कि जो हाथ से बनी हुई कलाई थी, उसको उन्होंने ठप कर दिया। तो सारा प्रेशर किस पे आ गया था? वो कृषि पर आ गया था। तो हुआ ऐसा कि जब सारा प्रेशर इनके कृषि पे आ गया, तो उन्होंने किस तरह से करा कि कृषि से टैक्स वसूल करने के लिए इन्होंने नई नई नीतियां अपनाई। तो इसमें वही दिया गया है कि सबसे पहले जब यहाँ इन्होंने कंट्रोल किया, तो इन्होंने बहुत सारे जो मेन मेन इंडिया के कंट्रोल थे उनको पस्त करके सिर्फ भू राजस्व नीति अपनाई। मतलब कि जमीन से टैक्स कलेक्ट करें और कृषि पर ध्यान दें। इन 2 बातों पे उन्होंने सबसे पहले मेन फोकस किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने भू राजस्व नीति वो कैसे अपनाई, कि टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया। तो सबसे पहले 1772 की बात है ये। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने एक नई व्यवस्था निकाली। कि उन्होंने कहा कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो यहाँ का वो बन जाएगा, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, राजस्व एकत्रित करने का उसे अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब क्या था? कि जैसे कि उसने बोलियां लगानी शुरू करी, तो किसी ने बोला 10,000, किसी ने बोला 20,000, किसी ने बोला 30,000। अब जो बोली जीतता था उसे अधिकार हो जाता था कि वो उसने जितनी बोली लगाई है उतना टैक्स कलेक्ट करके उस एरिया में से हमें दे। अब ठीक है, लोग इस चीज में अपना कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते थे, लेकिन उसका जो टैक्स होता था, जो वो लोग कलेक्ट करते थे, वो लेते कहाँ से थे? वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो किसान से लेते थे, जो खेती करते थे उनसे लेते थे। उनसे से किस तरह से लेते थे? कि उन पे प्रेशर करते थे ये लोग कि आप हमें इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो। मतलब कि एक टाइप से उनको उन पे जुल्म होते थे, उन पे ये लोग रूल करने लगे थे कि हमें इतना टैक्स चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इतनी बोली लगा चुके हैं। तो ये जो व्यवस्था थी इसमें किसानों का बहुत बुरा हाल हुआ, और ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही जो व्यवस्था लगाई थी। फिर 1773 में लॉर्ड, एक सेकेंड, 1793 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा स्थायी बंदोबस्त लगा देते हैं। अब स्थायी बंदोबस्त का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्थायी बंदोबस्त था हमेशा के लिए एक प्रॉपर टैक्स, या हमेशा इतना टैक्स लगेगा हमारा। उस टैक्स में क्या होता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा कीमतें लगा दी थी। कि उन्होंने फ्यूचर को देख करके लगाया था कि हम लोग इसको आगे तक कभी बढ़ाएंगे नहीं, हमेशा जमींदारों से इतना ही टैक्स लेंगे। तो जमींदार को क्या होता था, अगर वो उतना टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है तब तो वो खुश। मानो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर सरकार ने उसे कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपये हर महीने दो, तो अगर उसके पास इतना पैसा आ रहा है हर महीने, 12,000, 13,000, 14,000, कि वो सरकार को दे दे और खुद 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 पे बच जाए, जब तो ये बहुत अच्छा था।
लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे पड़ गए अकाल वगैरह, मतलब खेती इतनी अच्छी हुई नहीं, बाढ़ सूखा अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं आती थी। उस तरह से क्या हुआ कि खेती उतनी अच्छी होती नहीं थी और जमींदार उतने पैसे कलेक्ट कर नहीं पाता था किसानों से। भाई किसान कहाँ से देगा? तो इस तरह इस कंडीशन में क्या होता था कि जमींदार की खुद की जो जमीन होती थी उसकी नीलामी कर देती थी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश कंपनियां जो थी, ये उसकी बोली लगा देती थी और जमींदार खुद की जमीन से भी हाथ धो बैठता था। ठीक है, तो फिर ये स्थायी बंदोबस्त की प्रोसेस भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला। उसके बाद एक प्रोसेस लाया इन्होंने, रियतवाड़ी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रियतवाड़ी 1792 में। अब रियतवाड़ी का क्या होता था कि इसमें जो बीच में जमींदार होते थे ना, दलाल, इनको हटा दिया गया। मतलब कि अगर टैक्स 12,000 का था, इनको देने 10,000 थे स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, तो इन्होंने इनको हटा दिया एक तरफ और सीधा किसानों से या गाँव से सीधा कॉन्टेक्ट कर लिया कि आप सीधा हमें आकर के टैक्स दोगे। तो इसमें उनका वो हट गया था बीच में आना। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू करी मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने ताल्लुकदार रख दिए थे। आप जानते होंगे ताल्लुकदार के बारे में, उन्हें एक हिस्सा दे दिया जाता था और कहते थे कि इनसे हमें टैक्स कलेक्ट करके दो आप। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग अपनी भू राजस्व टैक्स कलेक्ट करने की नीतियां लगाई, जिससे कि ज्यादातर फायदा किसको हुआ? जो अमीर थे वो, या जो लोन देने वाले थे वो, और जो अंग्रेज थे उनको तो हुआ ही हुआ। लेकिन पिसा कौन इसमें नुकसान किसका हुआ था? तो वो थे हमारे किसान। फिर जो उसका दूसरा चरण आया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण, जो कि 1813 में चार्टर एक्ट के बाद आया था और 1858 तक चला था। अब इसमें क्या होता था? अब इसमें इनका वो हुआ कि इंडिया को बाजार की तरह इन्होंने यूज किया। हुआ क्या था देखो, 1750 और 1760 तक, मतलब जो 1750 के बाद जो 10 साल गए इंग्लैंड में, उसमें औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे उद्योग लगे और नया बहुत सारा पैसा आया। तो अब उनको चाहिए था कि इस पैसे को हम लोग जो उन्होंने कुछ सामान बनाए, नई नई मशीन बनाई है, उनका यूज कहाँ करें। मतलब उन्हें अपना सामान खर्च करने के लिए, खपत करने के लिए एक बाजार चाहिए था। अब ब्रिटेन जो है वो मतलब जो इंग्लैंड है, ब्रिटिश लोग जो है, उनका जो देश था वो छोटा था काफी अपने उसके लिए, बाजार बाजार खड़ा करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि इंडिया हमारे लिए बाजार के तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने इंडिया को बाजार के रूप में देखा और इंडिया में क्या करा, अपनी जो सामान थे उनपे बिल्कुल ना के बराबर टैक्स लगा के उन्होंने इंडिया में अपने सामानों को उतारा, अपने वस्तुओं को उतारा। और साथ पे जो इंडिया में जो वस्तुएं बनती थी, जो अच्छी क्वालिटी की होती थी, उन पे उन्होंने लगा दिया ज्यादा टैक्स। मतलब कि अगर कोई तीसरा देश है इंग्लैंड और इसके खिलाफ अलावा, भारत के अलावा, तो वो किसकी वस्तु जल्दी खरीदेगा? जिसपे कम टैक्स है उसको, या तो जिसपे ज्यादा टैक्स है उस पे। अब इंग्लैंड कम टैक्स जो लगा देती, तो इसका राज है कि उसमें जब औद्योगिकरण हुआ था तो वहाँ पे बहुत नई नई मशीन आ गई थी, तकनीकी आ गई थी। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कपड़े के बिजनेस से, कि इंडिया में जो था वो कपड़े खुद बनाते थे लोग, तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगता था और ज्यादा मेहनत भी लगती थी और ज्यादा पैसे लगते थे। लेकिन इंग्लैंड में जब कपड़ा बनाने की मशीन आ गई तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कपड़ा बना देती थी और उस पर टैक्स भी कम लगता था क्योंकि उसमें मेहनत कम लगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने उस पर टैक्स कम लगा करके और अपना पूरी तरह से स्थापित कर लिया बाजार को। साथ ही साथ में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सबसे पहले ये था कि कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ अकेला बाजार चला रही थी, उसको खत्म कर दिया था। वो इसलिए करा था क्योंकि इंग्लैंड में जब सब लोगों के पास इतना सारा पैसा आ गया था, तो क्या हुआ था, वो लोग इसके विरोधी हो गए थे धीरे धीरे कि सिर्फ ये फायदा कमा रहे हैं, हम फायदा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ वहाँ पे काफी सारे फाइलें दर्ज करी और एकाधिकार हटा दिया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करी थी। तो द्वितीय चरण में क्या हुआ, भारत को बाजार के तौर पर दिया गया, जिसमें कि दुगना मुनाफा कमाने के लिए एक नीति अपनाई गई थी कि दोहरी नीति, टैक्स लगाने के लिए व्यापार की दोहरी नीति, कि भारत की वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था और जो ब्रिटेन की वस्तु थी वो उन पर बहुत कम टैक्स लगता था। अब हुआ क्या था, ये लोग कच्चा माल खरीदते थे, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कपास ले लिया, यहाँ से कच्चा माल खरीदा, ब्रिटेन में गए, उसको मशीन से पक्के माल के रूप में बना दिया गया और फिर भारत में लाकर भी बेच दिया गया। इसका मतलब भारत से बहुत सस्ते में सामान खरीदा, इंग्लैंड में बहुत सस्ते में बना दिया और फिर भारत में आकर के उसे बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, जो बाजार का जो भारतीय बाजार था वो ठप पड़ गया, यहाँ पर लोग भुखमरी के हालात हो गई थी। और यही जो कंडीशन थी, भुखमरी की जो कंडीशन थी, एक सेकेंड, हाँ, तो भुखमरी की जो कंडीशन थी, इसी का जो परिणाम था वो था हमारा 1857 की क्रांति, जो कि पहली बार हुई थी। क्योंकि जब लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा तो वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे।
तो दो पार्ट हो गए इसके, जो प्रथम और द्वितीय चरण थे कि उसमें उन्होंने किस तरह से करा, और साथ में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट भारत को एक बाजार की तरह देखा और यहाँ से लूटा, और साथ साथ में भारत से वो कृषि करवाई जो वो लोग चाहते थे। अब जो थर्ड हो गया ब्रिटिश उपनिवेश का तीसरा चरण, जिसे कहते हैं कि एक टाइप से वाणिज्यवाद। मतलब इसमें क्या हुआ था, अब इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति करके अपने पास बहुत पैसा कर लिया, भारत को लूट करके भी अपने पास बहुत सारा पैसा कर लिया, लेकिन अब इतने सारे पैसे से हुआ क्या, फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। जो इंग्लैंड का जो वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, जो मतलब वर्कर्स लोग थे, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना लिया, एक अपने संगठन बना लिया और अपनी मांग करने लगे, नहीं नहीं कि भाई हमें सैलरीज बढ़ा के दो, हमें बोनस दो, हमें ये दो वो दो। उससे क्या हुआ कि वहाँ के इन्वेस्टर्स को लगा, जो वहाँ पे पूंजीपति थे, उनको लगा है यहाँ पे अगर हम लोग अब और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए घाटा है, क्योंकि वही वर्कर यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है, अगर हम किसी और देश में जाएंगे तो वो सस्ता मिलेगा। तो उनकी नजर में दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन था, ब्रिटेन के बाद जो इंग्लैंड था, उसके बाद इंडिया, भारत। तो उन्होंने क्या करा, भारत में आकर के निवेश करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी नए नए लोगों ने। अब जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करी उन लोगों ने, रेलवे। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने रेलवे पे। रेलवे पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा क्यों करी, उसका कारण था, तो उसके कारण थे दो। पहला, जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने उनको गारंटी दी थी कि हम आपको ब्याज तो देंगे ही देंगे, साथ इसका जो भी आप हमें पैसा दे रहे हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, हम उसमें ब्याज देंगे आपको, साथ में ही जो आपके पैसे से हमें प्रॉफिट हो रहा है उसका प्रॉफिट भी देंगे आपको, प्रॉफिट परसेंट भी देंगे, मतलब कि लाभांश भी देंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया हमें यहाँ पे रेलवे के लिए, और हमने उससे कहा कि भैया हम आपको हर महीने 5,000 रुपये ब्याज देंगे, ठीक है। तो 5,000 उनको ये जा रहा है हर महीने का, साथ में जो उनके 1 लाख से हमें प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए उनका 1 लाख रुपए लगा करके हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस 10,000 में से भी हम उनको कुछ परसेंट यानी कि मान लो 1,000 रुपये और दे रहे हैं, तो उनको हर महीने जो जा रहा था वो अच्छा खासा पैसा जा रहा था। तो इस वजह से उन लोगों ने रेलवे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी। और रेलवे में इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया के लिए सब लोग सोचते कि इंग्लैंड वो अंग्रेजों ने रेलवे ला करके बहुत अच्छा किया था, अच्छा तो किया था, लेकिन वो उन्होंने किया था अपने फायदे के लिए। मतलब अपने फायदे के लिए किस तरह से, उनको उनके पास जब रेलवे आ गया, उनको तीव्र गति से उनके काम होने लगा, तो उससे हुआ क्या, भारत के कोने कोने से खदान जो थे उनको खाली करके वो लोग बंदरगाह तक लाते थे और हर जगह बेचते थे, मतलब भारत को लूटने में उनको तेजी मिल गई। और अगर कहीं इंग्लैंड का विरोध हो रहा था, अंग्रेज लोगों का विरोध हो रहा था, तो वहां पर वो लोग अपनी सेना को जल्दी भेज सकते थे रेलवे के थ्रू, और वहां पे कंट्रोल कर सकते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, रेलवे ने हमारे देश को और डुबो दिया। कि क्या हुआ, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि देश खाली हुआ। दूसरी चीज, जो ये व्यापारी लोग जो थे यहाँ पे इंग्लैंड के, वो लोग जो उनको रिटर्न दे रहे थे ना, मतलब कि जो ब्याज दे रहे थे और प्रॉफिट का दे रहे थे, वो भी हमारे देश से ही जा रहा था, मतलब कि हमारा डबल लॉस हो रहा था उस चीज में। तो इस तरह से हुआ था कि तीसरे चरण में रेलवे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, उससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। साथ साथ में और किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट करी गई थी तीसरे चरण में, चाय के बागानों में इन्वेस्टमेंट की गई, कि चाय की ज्यादा ज्यादा खेती करवाई गई, कॉफी की खेती कराई गई, और रबड़ की खेती कराई गई, और नील की खेती कराई गई। इन सब खेतियों में पैसे ज्यादा थे उस टाइम पे, तो इस वजह से भारत के जो किसान थे उनको इस खेती करने पर मजबूर किया गया। और इस तरह से जो था उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करी, बट किस वजह से, ताकि इंडिया को और ज्यादा लूटा जा सके। और इंग्लैंड में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ के लोग ज्यादा महंगे थे, और इंडिया में क्या था, श्रम जो मजदूर थे वो सस्ते थे, इस वजह से उन्होंने इंडिया को चुना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, यही था जो मैंने आपको बताया कि तीन तीन चरणों में उन्होंने इंडिया की तरफ कंट्रोल करा। पहला चरण जो था उसमें उन्होंने यहाँ पे अपना बाजार को कंट्रोल किया, पूरी तरह से एकाधिकार लाए। दूसरे चरण में चार्टर एक्ट आया, तो सारे कंपनियों ने इंडिया को बाजार की तरफ देखा। और थर्ड उसमें इंग्लैंड में इतना ज्यादा पैसा हो गया थर्ड चरण में, तो उन्होंने भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा, और इन्वेस्टमेंट की तरह से रेलवे वगैरह को ला करके यहाँ पे लूटा। तो ये चैप्टर था, अगर कुछ इसमें समझ में ना आया हो या ऐसा लगे कि कुछ कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जैसे भी अगर आपको ये वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।